हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आपका जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है जिसमें से 25 क्वेश्चंस बनने हैं। तो वो 25 क्वेश्चंस जो हैं वो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उनमें से आएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पैटर्न क्या है ना। तो उस पर बेस्ड कुछ MCQs जो हैं वो लेकर के और हम उन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल यूज करना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अ, एन। थर्ड ऑप्शन है क्रॉस, क्रॉस मीन्स नो आर्टिकल, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल द। तो सेंटेंस है, हैव यू फाउंड फाइल यू लॉस्ट यस्टरडे। हैव यू फाउंड फाइल यू लॉस्ट यस्टरडे, क्या तुम्हें वो फाइल मिल गई है जो तुमसे कल खो गई थी, है ना। अब देखो, आर्टिकल्स की जब अपन बात करते हैं तो इंग्लिश में देखो 2 आर्टिकल्स हैं, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल आप कहते हैं अ और एन को, और डेफिनेट आर्टिकल आप कहते हैं द को। THE द डेफिनेट आर्टिकल है और अ एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक अ और एक एन। और डेफिनेट आर्टिकल के भी 2 फॉर्म्स होते हैं, द और दी। ठीक है, अब उसको कभी द बोला जाता है तो कुछ केसेस में उसे दी बोला जाता है ना। अब ये जो द है, दी, ये डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डेफिनेट, डेफिनेट मीन्स निश्चित, पर्टिकुलर, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहे हों, है ना। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, क्या तुम्हें वो फाइल मिल गई जो कल खो गई थी। अब फाइल्स तो बहुत सारी होंगी उसके पास, उसके ऑफिस में, लेकिन इस सेंटेंस में बात किसी खास फाइल की हो रही है। कौन सी फाइल? वो जो कल खो गई थी, है ना, वो। तो वह की जगह पर इंग्लिश में हम द यूज करते हैं, अ एन नहीं, द। तो हैव यू फाउंड द फाइल यू लॉस्ट यस्टरडे, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, हैव यू फाउंड द फाइल यू लॉस्ट यस्टरडे। किसी पर्टिकुलर फाइल की बात की जा रही है, इसलिए द फाइल, हैव यू फाउंड द फाइल यू लॉस्ट यस्टरडे। She gave the beggar 1 rupee coin. इसमें भी आर्टिकल यूज करना है। 4 ऑप्शंस हैं, अ, एन, द और नो आर्टिकल। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? पहले तो सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेना चाहिए, है ना। इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले वो जो सेंटेंस है उसका अर्थ जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सेंटेंस कह क्या रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि उसने उस भिखारी को 1 रुपये का एक सिक्का दिया, ये कहना चाह रहा है। एक मतलब, एक जो सबसे अच्छा मतलब उस सेंटेंस का निकाला जा सकता है वो ये कि उसने उस भिखारी को 1 रुपये का एक सिक्का दिया। एक की संख्या, है ना, एक की संख्या बताने के लिए हम हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल नहीं। अ एन का मतलब 1 से भी होता है। अगर आप कहते हो अ पेन का मतलब एक पेन। अगर आप कहते हो द पेन, तो द पेन का मतलब वो पेन, वो वाली पेन। लेकिन अगर आप कहते हैं अ पेन, तो अ पेन मीन्स 1 पेन, है ना। तो अब यहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल के 2 फॉर्म्स हैं, एक अ और एक एन, है ना। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अ भी इनडेफिनेट आर्टिकल है, एन भी। अ तब यूज करते हैं जब बाद वाला वर्ड, जिस वर्ड के साथ आप आर्टिकल लगाओगे, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन, है ना, प, ब, म, इस तरह के जो साउंड हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और एन हम तब यूज करते हैं जब बाद वाला वर्ड किसी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो। वॉवल साउंड माने स्वर, है ना। अब आप देखिए, 1 ब्लैंक स्पेस के बाद में जो वर्ड है वो है 1 की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब अपन इस वर्ड को पढ़ते हैं तो जो पहला साउंड है वो का साउंड है 1, है ना। तो शी गेव द बेगर अ 1 रुपी कॉइन, अ 1 रुपी कॉइन, क्योंकि 1 में जो व का साउंड है वो वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एन नहीं, अ। शी गेव द बेगर अ 1 रुपी कॉइन, उसने उस बेगर को 1 रुपये का एक कॉइन दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन अ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज
लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? विच इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। एडजेक्टिव्स जो होता है ना, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, लॉन्गर कंपैरेटिव है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल का। जब भी आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उससे पहले आप द यूज करते हैं, ये तो याद रखने वाली बात है ना। सुपरलेटिव से पहले अ एन नहीं, द। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे in India? The fourth option is the right answer. The longest national highway in India. Next question. Choose the correct forms of verbs to be filled in the blanks in the following sentences. ये basically tense का सवाल है ना। आपको blank space में verb की correct form use करनी है। मतलब आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का, 4 टेंस की फॉर्म्स दी हुई हैं, इनमें से कौन से टेंस का सेंटेंस है ये बताना है। बाबर ब्लैंक स्पेस द मुगल एम्पायर। बाबर वर्ब यूज करनी है फाउंड, FOUND, फाउंड। फाउंड मतलब स्थापना करना। हाँ, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की, मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, फाउंड किया था उसको। ठीक है, एक तो देखो फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाइंड मतलब कोई चीज़ आप ढूंढ लेते हो, यू फाइंड इट, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, वो एक अलग वर्ब है। और एक फाउंड अपने आप में एक अलग वर्ब है। फाउंड फर्स्ट फॉर्म है फाउंड, जिसका मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना। ठीक है, तो फाउंड की सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड, है ना। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। बाबर की बात हो रही है, मुगल एम्पायर की बात हो रही है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट बताया जा रहा है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं सिंपल पास्ट टेंस में कहे जाते हैं। कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। इंग्लिश में 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। आगे एक एक टेंस को 4-4 टाइप्स में बांटा है आपने, है ना। तो पास्ट टेंस जो होता है सबसे पहला सिंपल पास्ट, या जिसको आप पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसका यूज हम करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने के लिए। तो हिस्टोरिकल फैक्ट माने कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। फाउंड अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकंड फॉर्म है फाउंडेड, है ना। और वो सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है 4th ऑप्शन में, तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। अपॉर्चुनिटी सेल्डम ब्लैंक स्पेस ट्वाइस। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, सेल्डम ब्लैंक स्पेस ट्वाइस। वर्ब यूज करनी है नॉक, KNOC के नॉक मतलब खटखटाना, दस्तक देना। कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, नॉक करता है, तो अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, लेकिन 2 बार नहीं, 1 बार, है ना। मतलब मौका बार बार नहीं आता जीवन में, अवसर, मौके, अच्छे मौके बार बार नहीं आते, है ना। तो अब ये बेसिकली एक कहावत है, इट्स अ सेइंग, कहावत, प्रोवर्ब जिसको अपन कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, जिस तरह से हिंदी में है। आप देखेंगे इंग्लिश में ज़्यादातर जो प्रोवर्ब्स हैं, है ना, उसमें जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। कहावतों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है ज़्यादातर, है ना। तो ये भी जो प्रोवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो? फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी यूज द फर्स्ट फॉर्म। तो नॉक की फर्स्ट फॉर्म है नॉक, है ना। अपॉर्चुनिटी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ES का यूज करते हैं। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस। सेल्डम का मतलब कभी कभार ही, ना के बराबर, है ना।
तो ना के बराबर ऐसा होता है, कभी कभार ही ऐसा होता है कि मौका 2 बार आता है। आमतौर पर जीवन में अच्छा मौका 1 बार आता है। अपॉर्चुनिटी जो है 1 बार नॉक करती है और तब आपको उसका लाभ उठा लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, नॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश ब्लैंक स्पेस अ कार टू वर्क। सुरेश जो है काम पर गाड़ी लेके जाता है, कार ड्राइव करके जाता है ना। पहले तो देखो, जब आप टेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, टेंस की बात करते हो, तो उसके लिए पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। इंग्लिश में जो वर्ब्स हैं 3 फॉर्म्स में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, जैसे सी, सॉ, सीन, तो उसी तरह से ड्राइव एक वर्ब है। अब ड्राइव को किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, है ना, ड्राइव की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, उसके लिए पहले हमें ड्राइव की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, सेकंड फॉर्म है ड्रोव, ड्रोव, और थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये V1, ये सेकंड फॉर्म, और ये इसकी थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो ड्राइव्ड तो होता ही नहीं है, ड्राइव की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनती है। इसका मतलब ये थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ड्राइव्ड लिखा है जो कि होता ही नहीं है। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है ना। तो इसका मतलब उत्तर इन दोनों में से एक है, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही गलत है ना। ड्राइव्स, ड्राइव। अब हमें देखो, एमसीक्यू का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। एमसीक्यूज, 4 ऑप्शन वाले जो सवाल हैं, उसमें हमें उन 4 में से उत्तर देना है। हमें ये नहीं बताना कि इस खाली जगह में और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स आ सकती हैं। ये 2 जो हैं, इनमें से क्या आएगा। अब ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म्स हैं। कौन से टेंस की? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सुरेश कैसा सब्जेक्ट है? सुरेश सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए ड्राइव्स विल बी द राइट आंसर। सुरेश ड्राइव्स अ कार टू वर्क। सुरेश काम पर कार लेके जाता है, कार ड्राइव करके वो अपने दफ्तर, ऑफिस, फैक्ट्री, जहां भी जाता है वहां जाता है। ड्राइव्स, सुरेश ड्राइव्स अ कार टू वर्क। नेक्स्ट, someone gave him something to eat, change into passive voice। सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। तो द गिवन सेंटेंस हैज टू बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। इस वाक्य को पैसिव में बदलना है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए क्या करना होता है, एक बार पहले चारों ऑप्शंस को देख लीजिए। He was given something to eat, something had been given to him to eat, he had been given something to eat, something was given to him to eat by someone। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। किसका? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है, वरना नहीं बन सकता, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद, कहाँ? वर्ब के बाद व्हाट का आंसर होता है या होम का। किसका? व्हाट या होम। व्हाट का मतलब क्या, होम का मतलब किसको, किसे। क्या, किसको, किसे, है ना। इन दोनों का आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो, समवन गेव हिम समथिंग टू ईट, किसी ने उसे कुछ खाने को दिया। किसी ने दिया, किसे? उसे। क्या दिया? कुछ खाने को। तो इस सेंटेंस में व्हाट का भी आंसर है और होम का भी आंसर है ना। ये जो हिम है ये होम का आंसर है। किसे दिया? उसे दिया। क्या दिया? कुछ खाने के लिए दिया। समथिंग टू ईट, ये व्हाट का आंसर है। तो इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। कितने? 2। सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एक व्हाट का आंसर और एक
होम का आंसर, है ना। तो इसमें जो होम का आंसर है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो व्हाट का आंसर है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IODO। IO मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और DO मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपको जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या करते हो, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हो। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। अब अपने पास में कितने, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब कि हम इस सेंटेंस को दो तरह से पैसिव में बदल सकते हैं। हम हिम को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और हम समथिंग टू ईट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना। अब देखो हिम को अगर हम, एक तो टेंस का भी ध्यान रखना है, टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन से टेंस का है, सेकंड फॉर्म में वर्ब आ रही है ना, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस की जो पैसिव फॉर्म होती है वर्ब की, वो ये होती है वॉज वर प्लस V3, है ना। तो क्या होगा, हिम या समथिंग टू ईट में से कोई एक सब्जेक्ट बनेगा, है ना, और उसके बाद में वर्ब जो है इस तरह से पैसिव फॉर्म में यूज की जाएगी, वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म, है ना। तो अगर हम पहले हिम से बनाने की कोशिश करें तो हिम अगर सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, ही, है ना। वर्ब कौन सी है, गिव, तो गिव की पैसिव फॉर्म होएगी वॉज गिवन, ही वॉज गिवन, उसे दिया गया क्या, कुछ खाने को, ही वॉज गिवन समथिंग टू ईट। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में जो सेंटेंस पड़ा है ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, ही वॉज गिवन समथिंग टू ईट, ठीक है ना। अब अगर इससे बनाने की कोशिश करें, बना सकते हैं, लेकिन अब हमें यहां आंसर लिखना तो है नहीं, हमें तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है सही कौन सा है ना। तो एक बार ये, एक तो क्या होता है पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो टेंस नहीं चेंज करते, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें कभी कभी टेंस चेंज करना पड़ता है हमें। पैसिव वॉइस बनाते वक्त टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म, ठीक है ना। तो इसलिए अब जैसे सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इसमें है ना पास्ट परफेक्ट टेंस ले लिया है, टेंस बदल दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। फोर्थ ऑप्शन में जो दे रखा है सेंटेंस, समथिंग वाज गिवन टू हिम टू ईट बाय समवन, ये भी सही नहीं है ना। एक तो क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन है, समवन, समबडी, अनिश्चित व्यक्ति, तो इसको पैसिव वॉइस में बाय के साथ नहीं लिखना होता, छोड़ देना होता है। बाय समवन, बाय समबडी का यूज हम पैसिव वॉइस में नहीं करते। इसलिए जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ही वॉज गिवन समथिंग टू ईट, ये एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है और ये इसका पैसिव वॉइस है। समवन गिव हिम समथिंग टू ईट, ही वॉज गिवन समथिंग टू ईट, उसे कुछ खाने को दिया गया, किसी के द्वारा, ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने नाम किसी का नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन स्ट्रक हिम ऑन द हेड, अ स्टोन स्ट्रक, स्ट्राइक वर्ब है, स्ट्राइक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, कोई चीज आके आपको लगती है, हिट करती है तो वो आपको स्ट्राइक करती है। तो सेंटेंस कह रहा है कि एक पत्थर आकर उसे उसके सर पर लगा, एक पत्थर उसको उसके सर पर लगा, अ स्टोन स्ट्रक हिम ऑन द हेड, ठीक है ना। अब फर्स्ट फॉर्म है स्ट्राइक, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रक। फॉर्म्स पता होनी चाहिए, टेंस का क्वेश्चन या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, है ना। इसमें जब तक वर्ब की फॉर्म्स नहीं मालूम है तब तक आप गलत आंसर देंगे, इस बात के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो ये भी सेकंड फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, अ स्टोन स्ट्रक हिम ऑन द हेड। अब इसमें देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, हिम, स्टोन ने किसको स्ट्राइक किया, उसे, अ स्टोन स्ट्रक होम, अ स्टोन स्ट्रक हिम, ऑन द हेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट या तो व्हाट का आंसर होता है या होम का, ये तो वेयर का आंसर है, एक पत्थर उसे लगा कहां, सर के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट और वो है हिम, तो हिम से ही पैसिव बनेगा, हिम का हो जाएगा ही। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव फॉर्म ये होती है वॉज वर प्लस V3। तो आप देख लो इसमें कौन सा सेंटेंस जो है इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सही आंसर इनमें से कौन सा है।
फोर्थ वन ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ऑन द हेड नहीं लिखा है, पूरा सेंटेंस है ना, मतलब पूरा मतलब आना चाहिए वापस कि सर पे पत्थर लगा, तो ही वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन, ही वॉज स्ट्रक बाय अ हेड, ऑन द हेड सॉरी बाय अ स्टोन. फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, a song sung to make a child fall asleep. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, वोकैबुलरी का एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? हाँ, तो अ सॉन्ग सung टू मेक अ चाइल्ड फॉल asleep, बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना. एक ऐसा सॉन्ग जो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है. हिंदी में कहते हैं लोरी, तो लोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेड, हिम, कोरस, ललबाय. हाँ, ललबाय फोर्थ ऑप्शन. ललबाय मीन्स लोरी, जो बच्चे को सुलाने के लिए गाई जाती है. LULLABY. ललबाय मीन्स सॉन्ग विच इज सung टू मेक अ चाइल्ड फॉल asleep. बैलेड एक प्रकार की कविता होती है. बैलेड इज अ काइंड ऑफ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, दैट टेल्स अ स्टोरी. एक ऐसी कविता जिसमें कोई कहानी बताई गई हो, उसे बैलेड कहते हैं. बैलेड एक कविता होती है. हिम, भजन जिसको बोलते हैं ना, रिलीजियस सॉन्ग, ईश्वर की जो है आप करते हैं, वंदना करते हैं, है ना, उस ईश्वर की प्रशंसा में जो आप भजन वगैरह गाते हैं उसको हिम कहते हैं. हिम इज अ रिलीजियस सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग. कोरस का मतलब होता है गायकों के समूह के द्वारा गाया जाने वाला कोई गाना. ऐसा कोई गाना जिसको बहुत सारे गायक मिल के गाते हैं उसको कोरस कहते हैं. A song sung by a group of singers, chorus. हमारा आंसर है ललबाय, फोर्थ ऑप्शन, लोरी. LULLABY, ललबाय. Hymn is a religious song. That which is easily broken or damaged. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ही सवाल है. दैट विच इज इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड, ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, डैमेज हो जाए. नाजुक हम कहते हैं उसको आम भाषा में, क्या कहते हैं कि बड़ी नाजुक चीज है, नाजुक सामान है, यानी टूट जाएगा. थोड़ा सा गिर गया, थोड़ी सी ठोकर लग गई तो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो ऐसी चीज को इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहते हैं? ड्यूरेबल, विस्कस, फ्रेजाइल, स्टडी. ड्यूरेबल, विस्कस, फ्रेजाइल, स्टडी, ये सब एडजेक्टिव्स हैं. ड्यूरेबल किसे कहते हैं? ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ. हाँ, कोई ऐसी चीज जो बड़ी जल्दी मतलब टूटे नहीं, खराब नहीं हो, टिकाऊ हो, उसको कहते हैं ड्यूरेबल. जिसकी लाइफ ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक चले, हाँ, टिकाऊ हो, उसको ड्यूरेबल कहते हैं. विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा, चिपचिपा, है ना. विस्कस, कोई भी विस्कस सब्सटेंस है तो इसका मतलब कि वो पदार्थ गाढ़ा है और थोड़ा चिपचिपा है, विस्कस. फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक. दैट विच इज इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, डैमेज हो जाए. फ्रेजाइल आपने अक्सर देखा होगा, है ना, कांच का सामान कार्टन वगैरह में होता है ना कोई, तो कार्टन के बाहर लिखा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर. हैंडल विथ केयर का मतलब कि इस सामान को जरा ध्यान सावधानी से हैंडल करें, इसके अंदर जो सामान है वो नाजुक है. फ्रेजाइल लिखा होता है, फ्रेजाइल. स्टडी, स्टडी का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग. स्टडी मीन्स मजबूत. ये तो उसका उल्टा हो गया. नेक्स्ट है, सुल्तान सेड आई विल बी हियर अगेन टुमारो.
इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, यू हैव टू चेंज इट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. सुल्तान सेड आई विल बी हियर अगेन टुमारो. देखो, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो सबसे पहले ये चीज देखी जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब. इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो ये जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदल दिया जाता है. टेंस इसका चेंज होता है कब? जब ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब. तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस वाली वर्ब का, विल का टेंस चेंज करेंगे, विल को वुड में बदल देंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति, किसी इंसान की कही हुई बात को हम हमारे शब्दों में बदल के फिर कहते हैं. किसी पर्सन ने कोई बात कही अपने वर्ड्स में, हम उसकी कही बात को हमारे वर्ड्स में बदल के फिर कहते हैं, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच. तो सुल्तान सेड that he would be there again the next day. Sultan said that he will be there again the following day. Sultan said that he would be there again tomorrow. अब इसमें देखो दो तीन चीजें बदलने की हैं. एक तो देखो, आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा. सुल्तान ने आई अपने लिए कहा था, हम उसकी बात करेंगे तो हम ही यूज करेंगे. दूसरा, विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा. तीसरा, हियर को चेंज कर देंगे देयर में. और चौथा, टुमारो की जगह आएगा द नेक्स्ट डे. ये चार चीजें चेंज होंगी. आई ही में चेंज हो जाएगा, विल वुड बन जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे. अब देखो, ये चार चेंजेस किस ऑप्शन में मिल रहे हैं आपको? हाँ, देखो, फोर्थ ऑप्शन में हियर लिखा है जबकि देयर होना चाहिए था. ठीक है. थर्ड ऑप्शन में टुमारो लिखा है जबकि ये नेक्स्ट डे में चेंज हो जाना चाहिए था. ठीक है. सेकंड ऑप्शन में विल को वुड में चेंज करना भूल गए. आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो, सुल्तान सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन द नेक्स्ट डे. तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. सुल्तान सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन द नेक्स्ट डे. सुल्तान ने कहा कि वो अगले दिन वहां वापस आएगा. हाँ, तो बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है. जल्दबाजी में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में हमसे गलती हो जाती है. बड़े ध्यान से एक एक ऑप्शन को पढ़कर उसका उत्तर देना है. नेक्स्ट, ही डिसाइडेड टू सेंड हिज सन अब्रॉड. पैसिव वॉइस बनाना है इसका. उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे को विदेश भेजेगा. उसने अपने बेटे को विदेश भेजने का डिसीजन लिया. ही डिसाइडेड टू सेंड हिज सन अब्रॉड. अब देखो, पैसिव वॉइस बनता है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तब. ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट या होम का आंसर वर्ब के बाद नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं बना पाते फिर, है ना. अब इस सेंटेंस में देखो, व्हाट का आंसर तो है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से. ही डिसाइडेड व्हाट. व्हाट डिड ही डिसाइड? उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को विदेश भेजेगा. ही डिसाइडेड टू सेंड हिज सन अब्रॉड. अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें वर्ब जो है ना वो पैसिव फॉर्म में दिखाई दे. पैसिव वॉइस का सेंटेंस का मतलब उसमें जो वर्ब है वो पैसिव फॉर्म में होनी चाहिए. वर्ब की पैसिव फॉर्म देखो ये होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. बी 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 का मतलब इज, एम, आर. बी वर्ब्स कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये है ना. तो अब देखो, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने. He decided his son to be sent abroad. His son was decided to send abroad. He decided that his son sent abroad. Yeah, he decided that his son should be sent abroad. उसने ये डिसाइड किया कि उसके बेटे को बाहर भेजा जाना चाहिए. उसने ये निर्णय लिया कि उसके बेटे को बाहर. अब देखो, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है बी सेंट, देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. ठीक है. ये जो चीज है ना, ये दैट क्लॉज, ये इसकी जगह ले रहा है. देखो, ही डिसाइडेड दैट हिज सन शुड बी सेंट अब्रॉड. तो जो फोर्थ ऑप्शन है, चौथा विकल्प, ये हमारा सही उत्तर है. ही डिसाइडेड दैट हिज सन शुड बी सेंट अब्रॉड. उसने डिसाइड किया कि
कि उसका बेटा बाहर जाए, उसके बेटे को बाहर भेजा जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, करेक्ट है? A brave soldier and honest gentleman is dead. A brave soldier and honest gentleman is dead. Brave soldier and an honest gentleman is dead. The brave soldier and honest gentleman are dead. मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक में से है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सेंटेंस में मिस्टेक्स हैं, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 सेंटेंसेस में गलतियां हैं, 1 सही है। हमें बताना है सही वाला सेंटेंस कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, कौन से टॉपिक में से पूछा गया सवाल? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अभी टॉपिक अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप बता देंगे। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सब्जेक्ट देख करके वर्ब लगाई जाती, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर की होती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल की होती है। इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है ना। देखो क्या होता है, जब हम किसी एक व्यक्ति की 2 विशेषताएं बताते हैं, जब हम किसी एक इंसान की 2 क्वालिटीज बताते हैं, बात एक ही आदमी की हो रही है लेकिन उसकी 2 क्वालिटीज हैं, तब हम आर्टिकल का अगर यूज करते हैं ना तो एक ही बार करते हैं। एक इंसान की 2 क्वालिटीज बता रहे हो, है ना, तो आर्टिकल 2 बार नहीं लगाओगे, एक ही बार लगाओगे। और अगर आप 2 अलग अलग लोगों की बात कर रहे हो तो आर्टिकल भी 2 अलग अलग आएंगे, है ना। तब देखो पहला सेंटेंस कह रहा है अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही, एंड ऑनेस्ट जेंटलमैन, मैन देखो MAN मैन सिंगुलर है, इज डेड, एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो बहादुर सिपाही होने के साथ साथ एक ईमानदार आदमी भी था, एक ईमानदार सज्जन, है ना, सज्जन पुरुष और बहादुर सिपाही, ये दोनों क्वालिटीज एक आदमी में थी जिसकी डेथ हुई। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आर्टिकल इस सेंटेंस में एक ही बार आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा, वर्ब भी सिंगुलर की है, तो ये सेंटेंस सही है, फर्स्ट ऑप्शन वाला। ठीक है, सेकंड वाले में प्रॉब्लम ये है कि ये मेन प्लूरल, अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही, एंड ऑनेस्ट जेंटलमैन, मेन का मतलब फिर एक से ज्यादा लोग हो गए, तो फिर एक इंसान की तो बात हो ही नहीं रही, तो फिर इज नहीं आएगा, ये गलत है ना। थर्ड वाले सेंटेंस में अ ब्रेव सोल्जर एन ऑनेस्ट जेंटलमैन, आर्टिकल 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 लोगों की मौत हुई है। आर्टिकल 2 बार आ रहा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पीपल, तो फिर वर्ब प्लूरल की होनी चाहिए थी, इसलिए ये भी गलत है। फोर्थ वाला भी इसी लिहाज से गलत है, द ब्रेव सोल्जर एंड ऑनेस्ट जेंटलमैन, आप आर्टिकल एक ही बार लगा रहे हो, है ना, और वर्ब प्लूरल की यूज कर रहे हो, इसलिए गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो सेंटेंस दे रखा है वो सही है, अ ब्रेव सोल्जर एंड ऑनेस्ट जेंटलमैन इज डेड। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। अब MCQs की क्लास में इतने समय में इतना ही एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िए। Which of the following sentences is correct? इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? आपके सिलेबस में एक टॉपिक है यूज ऑफ कनेक्टिव्स, कंजंक्शंस, बट, येट, है ना, सो, ऑल्दो, इस तरह के, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, ये कंजंक्शंस हैं, कनेक्टिव्स हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, ये भी हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है, यूज ऑफ कनेक्टिव्स। और बाकायदा उन्होंने लिखा है सिलेबस में कि ये 3 टॉपिक हैं जिनमें से एरर के प्रश्न बनेंगे, करेक्शन के, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये कनेक्टिव्स वाला, और एक वो एडजेक्टिव की डिग्रीज। तो पढ़िए इन 4 सेंटेंसेस में से कौन सा सही है। दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज हैप्पी, हालांकि वो गरीब था लेकिन वो खुश था। He asked me that what I knew about the company, उसने मुझसे पूछा कि मैं उस कंपनी के बारे में क्या जानता था। He was neither a painter or a poet, वो आदमी ना तो एक पेंटर था ना ही पोएट। Since he was a newcomer, he did not know the local language, क्योंकि वो वहां नया आया था, न्यू कमर था, इसलिए उसे वहां की लोकल भाषा नहीं आती थी। अब इन 4 में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? कनेक्टिव्स पढ़े हैं तो हम तुरंत बता देंगे। देखो, दो मतलब हालांकि, दो के साथ कभी भी बट यूज नहीं होता है,
अगर दो यूज करना है तो बस यहां कॉमा लगा दो, दो ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी। दो और बट ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते, या तो बट आएगा या दो, है ना। दैट के साथ में ये जब ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप WH वर्ड वाला क्वेश्चन जो है ना उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो दैट नहीं आता साथ में। ही आस्क्ड मी व्हाट आई न्यू अबाउट द कंपनी, दैट और व्हाट दोनों एक साथ नहीं आएंगे। थर्ड वाले सेंटेंस में नाइदर के साथ और कभी नहीं आता, नाइदर के साथ तो नॉर आता है, आइदर और नाइदर नॉर, ये भी गलत है। तो इसका मतलब अब सही तो यही है फिर, क्योंकि वो एक न्यू कमर था, सिंस मतलब क्योंकि वो एक न्यू कमर था इसलिए उसको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। सिंस ही वॉज अ न्यू कमर ही डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ट्रांसफॉर्म करके नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जहां धुआं होता है वहां आग भी लगी होती है, जहां धुआं होता है वहां आग भी लगी होती है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से चेंज करना कि उसका मीनिंग चेंज ना हो, सेंटेंस का टाइप चेंज हो जाए, उसका अर्थ ना बदले, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए, मीनिंग मत बदलिए, टाइप बदल दीजिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, हाँ, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए जिसका मतलब यही हो। There is no smoke without fire. There is fire but no smoke. If there is no smoke, there is fire. There is no fire with smoke. तो सेंटेंस कह रहा है कि जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। तो इसका मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता, बगैर आग के धुआं नहीं होता, आग लगी होगी तो ही धुआं होगा, है ना। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर देयर इज नो स्मोक, फायर के बिना स्मोक नहीं होती, आग के बगैर धुआं नहीं होता। देखो इसमें नो आ गया तो नो की वजह से ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, टाइप चेंज कर दिया हमने, मीनिंग चेंज नहीं होने दिया। इसको कहते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस्ड डाइट इज अ की ब्लैंक स्पेस गुड हेल्थ। संतुलित आहार जो है वो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। सेंटेंस का मतलब यह है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट जो है वो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। इज अ की ब्लैंक स्पेस गुड हेल्थ। की ऑफ, की टू, की फॉर या की टिल। एक तो की ऑफ नहीं होता, की टू होता है ना। अ बैलेंस्ड डाइट इज अ की टू गुड हेल्थ। प्रपोजिशन का सवाल है, सही प्रपोजिशन यूज करना है। अ बैलेंस्ड डाइट इज अ की टू गुड हेल्थ, की टू गुड हेल्थ। याद रखिएगा, की ऑफ नहीं, की टू। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मेहनत सफलता की कुंजी होती है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बैलेंस्ड डाइट इज अ की टू गुड हेल्थ। नेक्स्ट, ही इज प्रोफिशिएंट इंग्लिश। प्रोफिशिएंट मतलब कुशल, निपुण, है ना। वो अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट है, मतलब उसको इंग्लिश अच्छे से आती है, वो अंग्रेजी भाषा में कुशल है। ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, विथ इंग्लिश, ऑन इंग्लिश या टू इंग्लिश। प्रोफिशिएंट इन होता है, ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। फिक्स्ड प्रपोजिशन है प्रोफिशिएंट इन। Their marriage of 20 years ended blank space divorce. उनकी 20 साल की शादी का अंत डिवोर्स में हुआ, तलाक में हुआ, यानी 20 साल साथ रहकर उन्होंने तलाक ले लिया। तो their marriage of 20 years ended divorce, ended in, ended with, ended at या ended by। इसमें भी प्रपोजिशन यूज करना है और ended in होता है। किसी चीज का एंड, किसी चीज का अंत इस तरह से हुआ, इसमें हुआ, ऐसा कहने के लिए हम यूज करते हैं एंडेड इन। देयर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स, एंडेड विथ डिवोर्स नहीं, एंडेड इन डिवोर्स। फर्स्ट ऑप्शन, एंडेड इन डिवोर्स।
Which of the following suffixes can you add to the end of the word child to make an adjective? Prefixes और suffixes करके एक टॉपिक है आपके सिलेबस में. तो वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड के साथ आपको एक सफिक्स लगाना है जिससे कि एक एडजेक्टिव बन जाए. ऑप्शंस दे रखे हैं. हाँ, लाइक, ली, NESS या FUL. चाइल्डली, चाइल्डनेस, चाइल्डफुल या चाइल्ड लाइक. NESS से तो देखो नाउन बनता है, एडजेक्टिव नहीं बनता है. चाइल्ड से जो एडजेक्टिव बनेगा यहां पे वो होगा चाइल्ड लाइक. चाइल्ड लाइक मतलब एक बच्चे सा, मासूम, जिसमें छोटे बच्चे वाले गुण हो. छोटे बच्चे में कौन से गुण होते हैं? इनोसेंस, स्वीटनेस, है ना, मासूमियत. तो चाइल्ड लाइक का मतलब बच्चे सा, सरल, छोटे बच्चे सा, इनोसेंट. चाइल्ड लाइक एक एडजेक्टिव है. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चाइल्ड लाइक. Which of the following suffixes can you add to the end of play to make an adjective? एक वर्ड है play. प्ले के पीछे आप इनमें से कौन सा सफिक्स लगाएंगे कि एक एडजेक्टिव बन जाए? प्ले एक वर्ब है, खेलना. प्ले एक नाउन भी है, खेल. हमें प्ले से विशेषण बनाना है सफिक्स लगा के. प्लेली, प्लेलेस, प्लेफुल या प्लेयरी. कौन सा सफिक्स इनमें से प्ले के साथ जुड़ेगा? प्लेफुल कॉमन वर्ड है, सुना होगा आप सबने. प्लेफुल, प्ले से जो एडजेक्टिव बनता है वो है प्लेफुल. थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, प्लेफुल. प्लेफुल इज एन एडजेक्टिव. फुल एक एडजेक्टिव सफिक्स है, फुल एडजेक्टिव्स के पीछे आता है. फुल, लेस, लाइक ये एडजेक्टिव्स के पीछे आया करते हैं. सबजुडिसी मीन्स, सबजुडिसी ये एक वो ऑफिशियल टर्म्स हैं, इस पे सवाल आते हैं. तो सबजुडिसी एक वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है? सबजुडिसी अगर कोई मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, कोर्ट के विचाराधीन है, तो उसको कहते हैं कि द मैटर इज सब जुडिसी. द मैटर इज सब जुडिसी मतलब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर आप ऐसे मीडिया में ऐसे खुलकर चर्चा नहीं कर सकते जब तक कोर्ट कोई फैसला ना दे, है ना. तो सब जुडिसी मीन्स पुनर्मूल्यन नहीं, कानून नहीं, विधि सक्षम नहीं, न्यायाधीन. न्यायाधीन, सब जुडिसी. ऐसे इंग्लिश में टर्म आएगा, आपको उसका हिंदी में अर्थ बताना होगा. सब जुडिसी मीन्स न्यायाधीन. यद्यपि वो मोटा है तथापि वह बहुत फुर्तीला है. हिंदी का सेंटेंस है, अनुवाद करके इंग्लिश में इसको आपको ट्रांसलेट करना है. हालांकि यद्यपि वो मोटा है तथापि वह बहुत फुर्तीला है. हाँ, फुर्तीला, एक्टिव, मोटा, फैट. हालांकि वो मोटा है, यद्यपि वो मोटा है. यद्यपि इंग्लिश में होता है दो ही इज फैट. Though he is fat, he is very active. मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन में, दो के साथ बट नहीं आता कभी भी, तो ये तो गलत है. दो के साथ एंड भी नहीं आता, है ना, तो ये सेंटेंस सही है. Though he is fat, he is very active. है ना. अब आप सोचते हैं कि यद्यपि के लिए दो, तथापि के लिए तो कोई वर्ड आया ही नहीं, तो नहीं आएगा. इंग्लिश में सिर्फ दो यूज करते हैं, दो, ऑल दो, है ना, साथ में बट यूज नहीं करते. Though he is fat, he is very active. फर्स्ट ऑप्शन. What a coincidence. एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्म इनटू एन असर्टिव सेंटेंस. कोइंसिडेंस मतलब इत्तेफाक. कभी कोई चीज इत्तेफाक से हो जाती है, रास्ते में किसी ऐसे इंसान से मिल जाते हैं आप जिससे मिलने की मतलब आपने सोची भी नहीं थी बात, है ना, और जब मिलते हैं तो आप कहते हैं क्या इत्तेफाक है, क्या अजीब इत्तेफाक है. व्हाट अ कोइंसिडेंस. ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयबोधक, एक्सक्लेमेटरी. हमें इसको असर्टिव में बदलना है.
असर्टिव का मतलब या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज अ कोइंसिडेंस, इट इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। हाउ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस? आम भाषा में बोलते हैं ना कि कोई चीज अगर इत्तेफाक से होती है तो हम कहते हैं कि बड़ा अजीब इत्तेफाक है, बड़ा विचित्र संयोग है ना? इट इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। व्हाट अ कोइंसिडेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या होगा? इट इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। इट इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। लेटर राइटिंग, डेमी ऑफिशियल लेटर्स वगैरह ऐसे करके एक टॉपिक सबसे एंड में सिलेबस में दे रखा है, उसमें लेटर राइटिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा एक प्रश्न है, अ फॉर्मल लेटर इज जनरली नॉट रिटन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉर्मल लेटर माने औपचारिक पत्र, एक जो फॉर्मल लेटर है उन्हें इनमें से किस उद्देश्य से नहीं लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर को लिखने के कुछ पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मल लेटर का उद्देश्य नहीं है? मेकिंग अ कंप्लेंट, अप्लाई फॉर अ जॉब, ऑफिशियल कम्युनिकेशन या कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस का मतलब सांत्वना, सांत्वना देने के लिए जो लेटर लिखा जाता है ना, सांत्वना पत्र, उसको कॉन्डोलेंस लेटर कहते हैं। तो देखो कॉन्डोलेंस के लिए तो जो है ना इनफॉर्मल लेटर होते हैं, वो पर्सनल लेटर जो होते हैं दोस्तों रिश्तेदारों को जो लिखे जाते हैं, है ना, ये तीनों चीजें फॉर्मल लेटर में आती हैं। शिकायत करनी है किसी अथॉरिटी से तो फॉर्मल लेटर लिखोगे, नौकरी के लिए आवेदन करना है, एप्लीकेशन जॉब की, फॉर्मल लेटर कहलाता है वो भी। ऑफिशियल पर्पस से जो कार्यालयी पत्र होते हैं वो भी फॉर्मल ही होते हैं। तो फॉर्मल लेटर को सांत्वना के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता। फोर्थ ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 क्वेश्चंस होते हैं। द हेडिंग ऑफ द लेटर यूजुअली कंटेन्स व्हाट? जिसको अपन लेटर की हेडिंग बोलते हैं उसमें इनमें से कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, नेम ऑफ द रिसिपिएंट, सैल्यूटेशन एंड बॉडी, या सब्जेक्ट ओनली? देखो जब आप लेटर लिखोगे तो आप अपना पता लिखोगे, भेजने वाले का पता, आप दिनांक लिखोगे, है ना, आप विषय लिखोगे फॉर्मल लेटर में कि भाई आपने किस काम से लेटर लिखा है ना। आप वो अभिवादन यूज करते हैं, डियर सर, डियर मैडम, उसको सैल्यूटेशन कहते हैं। जो कुछ भी लेटर में लिखा जाता है, अपनी समस्या बताई जाती है, उसे हम लेटर की बॉडी कहते हैं। नेम ऑफ द रिसिपिएंट का मतलब प्राप्तकर्ता का नाम, लेटर किसे लिखा है, प्राप्तकर्ता कौन है, उसका नाम, है ना। तो इनमें से कौन सी चीज जो है उसे कहा जाता है कि ये लेटर की हेडिंग है? हेडिंग, ये सवाल कई एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो लेटर की हेडिंग में दो चीजें आती हैं, भेजने वाले का पता और तारीख, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। फर्स्ट ऑप्शन, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे 25। इसी पैटर्न पर इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न पर अपनी तैयारी जो है उसको हमें करना चाहिए। चीज़ों को अच्छे से, टॉपिक्स को पढ़ करके, पहले अच्छे से पढ़ करके और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए और थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा जाए कि ये 25 क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत हाई डिफ़िकल्टी लेवल के नहीं होते हैं। अगर पढ़ के जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो इन्हें आसानी से अटैम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।